नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जो एग्ज़ाम होंगे 2024 में, उसके पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स के यूनिट नंबर 3 सेंटर ऑफ मास एंड रिजिड बॉडी, द्रव्यमान केंद्र और दृढ़ पिंड गतिकी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इनमें से ही आ जाएंगे एग्जाम में। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमेशा आपको ये चैनल है वो आगे से आगे हेल्प करता रहेगा जब आप सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में आगे से आगे पढ़ते रहेंगे। और इसके अलावा आप इस चैनल को शेयर भी कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। इससे पहले की 2 यूनिट के वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको उनका बेनिफिट मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पे में फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ वगैरह आपको मिलती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वह बिंदु जिस पर वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि द्रव्यमान केंद्र वाले बिंदु के लिए किनका योग शून्य होता है? तो द्रव्यमान आघूर्णों का योग है वो शून्य होता है। ये याद रखने हैं आपको, डायरेक्ट आंसर याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सममित वस्तु का द्रव्यमान केंद्र होता है। सममित वस्तु जो होती है, जैसे कोई गोला है, ठीक है, तो वस्तु के केंद्र के ऊपर उसका द्रव्यमान केंद्र है वो होता है सममित वस्तु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का संवेग, बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का संवेग हमेशा नियत रहता है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना और शेयर जरूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का वेग, बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का जो वेग है वो आपका कांस्टेंट रहता है। इसके बाद नेक्स्ट की हम बात करें प्रश्न नंबर 6 कि बहुकणीय तंत्र के लिए गतिज ऊर्जा का सही संबंध है। तो ये आपका जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको, ई के बराबर ई के सी एम, यानी द्रव्यमान केंद्र का प्लस ई के डैश जो कणों का है, द्रव्यमान कणों का, इनका टोटल है वो कुल ऊर्जा के बराबर होता है। ये गतिज ऊर्जा का सही संबंध रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान केंद्र तंत्र में गतिज ऊर्जा कहाँ रहती है, सॉरी गतिज ऊर्जा रहती है, क्या रहती है, मतलब कम हो जाती हैं, अधिक हो जाती हैं या कांस्टेंट रहती है? तो द्रव्यमान के अंदर कण तंत्र में गतिज ऊर्जा हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये आपके प्रॉपर क्वेश्चन है वो बिल्कुल लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनाए हैं, जहाँ से आपके थ्योरीज हैं बुक के अंदर, वहाँ से निकाल के। तो आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन बना दिए मैंने। द्विकण तंत्र की समस्या को एक कण तंत्र में जिसकी सहायता से बदलते हैं उसे कहते हैं, उसे सम्मानित द्रव्यमान कहा जाता है। जिसकी सहायता से हम द्विकण तंत्र की समस्या को एक कण तंत्र में कर सकते हैं। द्विकण तंत्र का सामान्य द्रव्यमान का सही संबंध क्या है? सामान्य द्रव्यमान का सही संबंध होता है m1 m2 बटा m1 प्लस m2। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर हो जाएगा। द्रव्यमान जो सामान्य द्रव्यमान है उसका सही संबंध ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपग्रह तथा पृथ्वी तंत्र का सामान्य द्रव्यमान है वो क्या होगा? तो वो हमेशा उपग्रह के द्रव्यमान के बराबर होगा। देखिए नॉर्मली किसी भी तंत्र का सामान्य द्रव्यमान हमेशा कम द्रव्यमान के बराबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तंत्र का सामान्य द्रव्यमान हमेशा होता है, हमेशा कम द्रव्यमान के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन द्विकण तंत्र का सामान्यित द्रव्यमान होता है, किसके बराबर होता है? तो वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा, क्योंकि हमेशा कम द्रव्यमान के बराबर होता है। तो प्रोटॉन दोनों के बराबर, नन ऑफ दीज इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु के सामान्यित द्रव्यमान का मान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना कम होता है? तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 0.06% कम होता है। ड्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन तंत्र का सामान्य द्रव्यमान होता है दोनों के बराबर होगा, क्योंकि इनका जो द्रव्यमान है वो दोनों का बराबर होता है ऑलमोस्ट। तो mn/2 और mp/2 दोनों के द्रव्यमान के बराबर हो सकता है, यानी हमने लिख दिया यहाँ पे बोथ, दोनों के द्रव्यमान के बराबर है। नेक्स्ट है कि घूर्णन गति में कोणीय संवेग का वही महत्व है जो रेखीय गति में होता है। किसका होता है? देखिए घूर्णन गति में कोणीय संवेग और रेखीय गति में रेखीय संवेग है वो तुल्य राशियां होती हैं, तो रेखीय संवेग का होता है। कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण में कोणीय वेग में सही संबंध क्या होता है? तो आपको पता है कि कोणीय संवेग को हम यहाँ पे एल से भी लिखते हैं, जे से भी लिखते हैं। तो जे बराबर आई ओमेगा होता है, एल बराबर आई ओमेगा होता है। जे या एल बराबर आई ओमेगा, ये कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण कोणीय वेग में संबंध होता है, जे बराबर आई ओमेगा। कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में सही संबंध क्या है? तो ये होता है टो बराबर डी जे बाई डी टी, यानी कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होती है। और जैसे आप न्यूटन का दूसरा रूल पढ़ते हैं, डीपी बाई डी टी, ये रेखीय गति में होता है। कोणीय गति में एफ की जगह टो आ जाएगा
और पी की जगह आपका कोणीय संवेग जी आ जाएगा, तो ये समीकरण बन जाएंगी। और अगर टो कहीं पर जीरो हो तो कोणीय संवेग कांस्टेंट रहेगा, और अगर एफ जीरो होता है तब रेखीय संवेग कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कण तंत्र पर बल आघूर्ण शून्य हो, किसी कण तंत्र पर बल आघूर्ण शून्य हो तो कोणीय संवेग, अभी मैंने आपको बताया था कोणीय संवेग वो क्या रहेगा, वो नियत रहेगा। कोणीय संवेग आपका नियत होता है। द्रव्यमान के अंदर निर्देश फ्रेम में वेग, द्रव्यमान के अंदर निर्देश फ्रेम में जो वेग है वो हमेशा शून्य के बराबर होता है, शून्य होता है। शून्य संवेग निर्देश तंत्र कहलाता है। शून्य संवेग निर्देश तंत्र हम सी फ्रेम को कहते हैं। एल फ्रेम को प्रयोगशाला निर्देश तंत्र कहा जाता है। सी फ्रेम को द्रव्यमान के अंदर निर्देश तंत्र कहा जाता है, और उसमें शून्य संवेग शून्य होता है, इसलिए उसको शून्य संवेग निर्देश तंत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समान द्रव्यमान के कणों की सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर के बाद वेगों का सही संबंध क्या है। टक्कर के बाद देखिए, इस प्रकार के टक्कर के बाद वेग आपस में बदल जाते हैं अगर द्रव्यमान बराबर है तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा कि v2 बराबर u1, यानी जो टक्कर के बाद दूसरे कण का वेग है वो टक्कर से पहले कण का जो वेग था उसके बराबर हो जाएगा, और टक्कर के बाद पहले कण का वेग टक्कर से पहले दूसरे कण के वेग जो था उसके बराबर हो जाएगा। तो ये आपस में वेग बदल जाते हैं, और इसी का उपयोग किया जाता है न्यूट्रॉन मंदन में। न्यूट्रॉन मंदन में किस टक्कर के सिद्धांत का उपयोग होता है, तो इसमें होता है भाई सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर के सिद्धांत का, यानी सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर में जब द्रव्यमान बराबर हो तो उसका उपयोग हम न्यूट्रॉन मंदन में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेग व गतिज ऊर्जा संरक्षण दोनों लागू होते हैं। संवेग व गतिज ऊर्जा संरक्षण दोनों नियम किस प्रकार की टक्कर में लागू होते हैं, तो वे हमेशा सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर में लागू होते हैं, सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर में लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन मंदन में प्रति इकाई ऊर्जा के लिए ऊर्जा हानि का सही संबंध क्या है। देखिए क्वेश्चन मैंने बहुत टाइम लगा के बनाया आपके लिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी मेहनत है वो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और हमेशा आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। न्यूट्रॉन मंदन में प्रति इकाई ऊर्जा के लिए ऊर्जा हानि का सही संबंध है, तो वो सही संबंध होता है 4a/a+1 की होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये रिलेशन है, ये आपको याद रखना है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण और न्यूटन के तीसरे नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन में संवेग संरक्षण हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है कि एक चरणी रॉकेट का अधिकतम वेग होता है। एक चरणी रॉकेट का अधिक से अधिक वेग जो है वो हम 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड ही कर सकते हैं, और 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड ये निर्वातक वेग होता है, निर्वातक वेग, और अधिकतम वेग 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये 8 किलोमीटर प्रति सेकंड कक्षीय वेग होता है, और 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड इसे हम पलायन वेग कहते हैं। जड़त्वीय नियतांकों की संख्या कितनी होती है। जड़त्वीय नियतांक की संख्या होती है जी 9 जड़त्वीय नियतांक होते हैं। ठीक है, जड़त्वीय गुणांक कौन सी कोटि की टेंशन है, वो द्वितीय कोटि के टेंसर होते हैं। जड़त्वीय गुणांक जो IXX हैं, IXY हैं, IXYX है, इस प्रकार से जो 9 होते हैं वे द्वितीय कोटि के टेंसर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य अक्ष के लिए जड़त्वीय आघूर्ण टेंशन के अपविकिरण घटकों का मान कितना होता है। देखिए 0 होता है मुख्य अक्ष के लिए। घूर्णन गतिज ऊर्जा का सही संबंध क्या है। घूर्णन गतिज ऊर्जा का जो सही संबंध है वो होगा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। 1/2 I ओमेगा स्क्वायर घूर्णन गतिज ऊर्जा का सही संबंध होगा, और इसको हम गतिज ऊर्जा नॉर्मल फॉर्मूले में भी चेंज कर सकते हैं। आई बराबर होता है mr स्क्वायर, ओमेगा वी बराबर होता है आर ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा बराबर हो जाएगा v/r। यहाँ से हम पुट करेंगे तो हमें 1/2 kmv स्क्वायर मिल जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो ये उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए लेके आते रहेंगे। काफ़ी टाइम लगता है इन क्वेश्चन को निकालने में और टाइप करने में, बनाने में वीडियो, तो आप हमें सपोर्ट करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर कर दें, ताकि अधिक से विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें, और भविष्य में हम इस प्रकार की नई नई वीडियोस, अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हमसे जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।